मार्केट के मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। मवेशियाँ मंडी जगह जगह लग गई। ईद उल जुहा की आमद, कहा जाता है कि तजारती मराकिज़ भी 2 दिन या 3 दिन बंद रहेंगे। और इसके अलावा कोरोना वायरस की वबाई और तकरीबन 18 मार्च 2020 को कोरोना वायरस की वबाई और ताजिरों को बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मगर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई रिलाफ फराम नहीं किया गया। इसके अलावा ये हालिया बारिश हुई और बारिश के दौरान कराची शहर एक बार फिर डूबा और रोडों पे तकरीबन पानी जमा हो गया और सफाई सुथराई के निज़ाम भी बेहतर ना हो सके। हमारे साथ मौजूदा स्टूडियो में इस वक्त आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी साहब और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं आरिफ कुरैशी साहब, सिंध मेंबर कौंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये दोनों नुमाओं से आज हमारी बातचीत जो होगी, एक ताजिर रहनुमा है और दूसरे सियासी रहनुमा है और बल्कि कारोबारी भी शख्सियतें हैं, क्योंकि वो इनके तामीरात से सिलसिला जारी है। इसी वजह से हमारी गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं शर्जील गोपलानी साहब से। शर्जील साहब, ये बताइएगा कि आज मवेशियाँ मंडी में लग गई, ईद उल जुहा के 2-3 दिन बाकी हैं और अभी हालिया बारिश भी हुई, तो क्या समझते हैं कि 2-3 दिन के अंदर ताजिरों को कुछ नुकसान सामने हुए या कुछ बिजनेस में इजाफा हुआ है? ये बकरा ईद का जो सीज़न होता है, ये बेसिकली काश्तकारों और जो गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, ये उनका सीज़न होता है, क्योंकि वो अपने मवेशी पालते हैं पूरा साल और साल के बाद जो आके मार्केटों में बेचते हैं और उनसे फिर इनका ख़ानदान का सारे साल का निज़ाम चलता है। इस वक्त क्योंकि पिछले जो 2 सालों से महंगाई बढ़ी है, स्पेशली कोविड के बाद, तो जो उनको रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो रिज़ल्ट अब तक तो नहीं मिला है। अभी 3 दिन बाकी हैं ईद में और कल के दिन सही मानों में पता चलेगा कि मवेशी मंडी में जो लोग आए हुए हैं उनका माल बिकता है, नहीं बिकता है और कहाँ तक बात जाती है। शशि साहब, ये तो मार्केट की बात हो रही है मवेशी मंडी की। इस वक्त पेट्रोल की कीमतों पर एक बार फिर इजाफा हुआ है और उससे शदीद मुश्किलात है गरीब आवाम के लिए भी, तो उस बारे में क्या कहोगे? देखिए, सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट जो महंगाई का असर पड़ता है वो ताजिर पे पड़ता है, क्योंकि जो माल उसने ख़रीदना है और बेचना है, और आप ये देख लें कि जो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए थी, उस सब्सिडी देने के अलावा लेवी टैक्सेस दे रही है आपकी गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर। और ये तो वो गवर्नमेंट है खान साहब की जिन्होंने तो ये कहा था कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। आज जो अब आपकी इंटरनेशनल मार्केट है, उसके हिसाब से जो पेट्रोल की पर लीटर जो कीमत आ रही है वो आ रही है 70 रुपये, लेकिन हमारे पास जो मार्केट में जो पेट्रोल बिक रहा है वो 115 रुपये पे चला गया है। तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तकरीबन 40 से 45 रुपये लेवी टैक्सेस, सेल टैक्स और दूसरे टैक्स की मद में पेट्रोल पे वसूल कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट जो है पेट्रोल का रेट कम रखती और महंगाई के असरात नहीं पड़ते, और ये लॉकडाउन की वजह से और गवर्नमेंट की माशी पॉलिसी की वजह से इस वक्त कारोबारी तबका और खुसूसन आम आवाम वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। आरिफ कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और आप तामीरात के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं। कहा जाता है कि सफाई सुथराई के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में खुसूसन कराची में कोई काम नहीं किया, तो आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा से जो है वो कभी भी कराची शहर को ख़ास तौर पे जो है वो इग्नोर नहीं किया है। वो अगर आप देखते हैं कि यहाँ कराची शहर में पिछले एतबार में जो हुकूमतें रही हैं और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कि जिसका ताल्लुक़ बल्दिया से ही रहता है, तो मसाइल जो शुरू हुए हैं, तो वो अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो वो पता चलता है कि मसाइल का असल में जो मंबा है वो है क्या, कहाँ से मसाइल शुरू हो रहे हैं। आज इस वक्त जो है आबादी का जो रेशो है वो भी माशाल्लाह से कराची शहर में कोई मामूली सा नहीं 3 रहा करोड़ है। से ज़ायद की आबादी है जी, तो फिर उस एतबार से अगर हम देखते हैं तो हर चीज़ जो है वो बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है, हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो इन मसाइलों को जो है वो जैसे भी हो वो हल करें। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने देखें, आज भी जो है अगर आप बारिश की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं कि इधर शहर में जो पिछली बारिशें हुई हैं उसके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी के जो MPs थे या MNA या इस वक्त मौजूदा जो है मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, तो वो कराची शहर के रोडों पर ही थे और जो है वो समझ लें कि जितनी स्पीड से बल्दियाती मशीनरी का इस्तेमाल करके इस शहर को जो है वो बारिश के पानी से लोगों को जो मुतासर होते रहे अक्सर, तो वो नहीं हुए इस वक्त।
और अभी भी जो है बिल्कुल आप देखें कि आज रोडों की जो भी सूरत हाल है, कल भी परसों भी बारिश हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मशीनरी। आरिफ, ये जो बारिश हुई थी ये तो एक 10-15 मिनट के लिए हुई है, और जब अगर 1-1.5 घंटा हो जाता और ये बारिश पे जब दरियाए सिंध का मंजर पेश करता तो उस वक्त पे सिंध हुकूमत की क्या कारकर्दगी होती? देखिए पिछली जो बारिशें थी और वो हकीकतन बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई थी, और जिस तरीके से हमारे नालों पे जो पिछले एतबार में अगर हम देखते हुए आ रहे हैं कि वहाँ पे एक इंक्रोचमेंट काफ़ी थी, तो अब उसके ऊपर भी काम हुआ है। वो भी तकरीबन नाले जो गुजर नाला, औरंगी नाला, तो उस पर भी काम चल रहा है। उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि वहाँ की जो सफाइयाँ हुई हैं, और फिर जो है आरिफ, ये तो कहा जाता है कि जो नाले सफाई है तो वफाक करा रही है, सिंध हुकूमत तो किरदार ही नहीं है। देखें बात यह है कि ये वफाक करारी है तो वो नाम ज़रूर अपना रखते हैं, पर ये फ़ंड तो वही है जो सिंध का फ़ंड जो वफाक ने देना होता था, वही फ़ंड ये इस नालों पर लगा रहे हैं। तो अब नाम अपना कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो दूसरों की जो है ना तख्तियों पे जो है इफ्तिदा करते फिर रहे हैं जब से ये हुकूमत में आए। और जैसे कि ये हमारे जो भाई हैं बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने जो बात की है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से कोविड के बाद पाकिस्तान की जो ताजिर बरादरी है या मज़दूर तबका है, उनको जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो वफाक की तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिला था। ये मगर बातें सिंध हुई का हैं। जो बजट आया उसमें तो सिंध के बजट में नहीं मिला इन्हें कुछ वफा। देखें इसमें सिंध के बजट में क्या मिला ताजरों को हिस्सा? देखिए सिंध के बजट के जो अगर हम देखते हैं इस वक्त जो इकदाम कोविड के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट ने किए, वो सबसे पहले इकदाम सिंध गवर्नमेंट ने उठाए, और सिंध गवर्नमेंट ने ये बात सामने रखते हुए कि हमें जो है वो सबसे अजीज़ जो है वो लोग हैं, कि हम अगर लोगों को बचा सकेंगे तो हम तिजारत भी कर सकेंगे, हम दीगर काम भी कर सकेंगे। और ये बात अपनी जगह थी कि मज़दूर तबका है, उनके लिए ज़रूर परेशानी का सबब बना है, पर उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने जो भी इकदाम हो सकते थे वो किए, और हमने भी। अच्छा अच्छा, शर्जिल भाई ये बताइएगा कि जैसे कि अभी आरिफ कुरैशी साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने जो भी किया, बजट आया, इस बजट के अंदर आज एक रशू आया है और उसमें बताया गया कि चीनी की कीमत जो है वो 64 रुपये से 84 रुपये हो गई है, और यहाँ महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा हुआ है। तो ये तूफ़ान महंगाई का किस पर जाता है? कौन कौन लोग इसको अंबार को ख़त्म करने में कामयाब होंगे? देखिए ये तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट की नाअहली सामने है कि आपकी चीनी 84 रुपये किलो में बिक रही है, और 84 रुपये किलो में भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, 84 में भी, ठीक है। और जिन लोगों को चीनी के ब्रोकर्स को पकड़ के और उनको नेब के शिकंजे में कसा जा रहा है, ये भी गलत है। जो माफिया है, जो चीनी बनाने वाले लोग हैं, उनको तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मार्केट से, स्पेशली जोड़िया बाज़ार से, हमारी जो होलसेल मार्केट है, वहाँ से ब्रोकर्स को नेब उठा के ले गई और FIA ले गई है और उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। ये भी जुल्म है सरासर। मैं हमारे आरिफ भाई की बात पे एक बात कहता चलूँ कि बारिश की 2 बूंदों में हुसैनाबाद ओखाई मस्जिद पे एक बच्चा शहीद हो गया। मैं इसको शहीद का दर्जा दूंगा। वो मासूम बच्चा जिसके यहाँ उसके इंतकाल के 1 घंटे बाद अल्लाह ताला ने औलाद नरीना की नेमत अदा की, लेकिन हमारी बेहिस सिंध गवर्नमेंट की बेहिसी की नज़र वो बच्चा हो गया। हमें 13 साल 14 साल हो गए इस पार्टी को कराची पे, सिंध पे रूल करते हुए, और हम तो बल्कि पीपल्स पार्टी को तो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दाई है। पीपल्स पार्टी में जमहूरी सिस्टम है, इनका एक मैकेनिज़्म है, इनके पास पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और पॉलिटिकल वर्कर्स जो रूट लेवल से आके ऊपर आते हैं। चाहे आज आप देख लें वकार मेहदी को देख लें, सईद गनी को देख लें, उस्मान गनी साहब इनके वालिद थे। तो ये वो लोग हैं जिनको तो हमें प्राउड होना चाहिए, इनकी एक मिसाल बनना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसी मिसाल बनी नहीं कि जो आवाम की खिदमत कर सके। इनके पास सारे वसाइल होते हुए मसाइल का अंबार लगा हुआ है शहर में। इनके पास हर किस्म का वसाइल मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने कराची के ताजिर को और कराची के आवाम को भेड़ बकरियाँ समझा दिया। जो टैक्सेस म्यूनसिपल टैक्स की शक्ल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे नाफिज किया गया, ये सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कचरा तो आप छोड़ें, पिछले छोड़ दें इस मुल्क को 70 साल 80 साल हो गए आप, लेकिन 13 साल से पानी की बूंद को ये शहर तरस रहा है। आज आप बात करते हैं कि हम भाई मशीनरी लेके रोड पे उतर जाते हैं और हम जो है
पानी साफ कर देते हैं। भाई पानी जमा ही क्यों होता है? पानी जमा ही नहीं होना चाहिए। इंक्रोचमेंट का हटाने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इससे ज़्यादा और सपोर्ट आपको क्या चाहिए? आप उनको, जो लोग उधर अव्वल तो आबाद नहीं होने चाहिए थे, जिसकी भी गलती हो, आज उन नालों को खाली करने से, नालों को साफ करने से इस शहर का भी भला होगा, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो आबादी है, उनके ऊपर भी कितना बड़ा आप एहसान कर। अच्छा आरिफ, शजील साहब तो गुफ्तगू में जारी रखे हुए हैं, ये बताइए कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आप सुना है कि भी मुंतखब हो जाएंगे या उनको कर दिया जाएगा? अभी तो कोई नोटिफिकेशन का ऐलान नहीं हुआ है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन कराची बन जाते हैं तो क्या ये बल्दियाती इंतखाबात की कोई मुहिम है? देखिए, मैं पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं बिल्कुल। कि देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो बात की है, तो ये बात मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर ये भी जानते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो हमेशा से MKM का एक गढ़ भी रहा है। ठीक है, ठीक किसी है का भी ना? गढ़ रहा अच्छा, हो। फिर उसके बाद जो बात टैक्सेस के हवाले से जो की है कि टैक्स जो है वो नहीं लिए जाते, या अगर लिए जाते हैं तो उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। तो बात ये कि मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि अगर ये ख़राबी जो आज इस शहर में मौजूद है, तो उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। उसकी और ज़िम्मेदार क्यों नहीं है, वो भी एक बात है कि क्योंकि यहाँ हमेशा से जो लोगों ने अगर किसी दूसरी जमात को मैंडेट दिया, ये ज़िम्मेदारी उनकी बनती थी कि वो इसके मसाइल का हल भी तलाश करें और उसको हल भी करें। अब ये बात कर देना कि भाई कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है ये सारी तबाही की ज़िम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है, तो सिंध गवर्नमेंट का तो या पीपल्स पार्टी का ज़िला बस्ती से तो कभी काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के साथ चलते हैं, वापस आएंगे और सिलसिला गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आरिफ कुरैशी साहब और शजील गोपलानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और यकीन सफाई सुथराई के हवाले से बात की जा रही थी। मगर ये कहा जाता है कि ज़िम्मेदारी हुकूमत की है कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करे, और यकीनी तौर पर जब आवाम को रिलीफ फराहम किए जाएंगे तो आवाम और मुल्क भी तरक्की करेगा। शजील साहब, कहा जाता है कि जवाब देना चाहूँगा आरिफ साहब को, जो बात इन्हें डिस्ट्रिक्ट सेंटर की कही, जो म्यूनसिपल टैक्स जो इम्पोज किया गया है वो आपके डिप्टी कमिश्नर जो दारिजो साहब हैं उनके आने के बाद, जब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जब स्टार्ट हुआ है आपका, जब आपकी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बंद हुआ, इसके बाद जो है ये म्यूनसिपल टैक्स आयद किया गया। म्यूनसिपल टैक्स तो आयद किया ही गया है, कचरा उठाने का टैक्स अलग आयद है इस पर। आप बल्कि जितना बड़ा टैक्स नाजमाबाद और न्यू कराची के एरिया से लिया जा रहा है या लियाकताबाद से लिया जा रहा है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट साउथ से नहीं लिया जा रहा, और लेना अच्छा। फिर हमें कोविड के अंदर एक रिलीफ CM साहब ने दिया था, सईद गनी साहब ने और मुर्तज़ा वहाब साहब ने, इन्होंने मिलकर अनाउंस किया था कि हम लोकल टैक्सेस 1 साल की छूट दे रहे हैं। वो लोकल टैक्सेस हमें छूट देने की जगह 127% आपने रिकवरी की हमसे, 100% नहीं है, 127% आपने हमसे रिकवरी की है। और वो म्यूनसिपल टैक्स चले फिर भी लिया, 95% सिंध का लोकल टैक्स आपको कराची देता है सिंध का, वो भी कम अज़ कम अब 95% नहीं लगा दे, 30% तो शहर पे लगा दें। इस शहर का हमारा कसूर क्या है? हम किसी मुल्क में और जाके कारोबार करें तो हमें हाथों हाथ लिया जाता है, लेकिन इस शहर में अलमिया ये है कि जो ताजिर है उसकी ना सुनी जाती है ना कोई काम। लियारी के लिए 2 अरब रुपए का आपका पैकेज है। मुझे एक बात ये बताएंगे कि लियारी के अंदर जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया था उसको बंद हुए आज 40 साल हो गया, पीपल्स पार्टी का वोट का घर है, उसके लिए पीपल्स पार्टी क्या पॉलिसी है? उस्मानाबाद में आपके बड़े बड़े नामवर फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद हुई हैं, आज उनको बंद हुए 30-30 साल हो चुके हैं। उसके लिए कोई पॉलिसी आपकी है कि वो इंडस्ट्री स्टार्ट होगी? अगर वो इंडस्ट्री स्टार्ट होगी तो आप ही का वोटर, आरिफ आप ही के एरिया के लोगों को- आरिफ आप क्या कहना चाहेंगे कि शजील भाई कुछ गलत रहे हैं आप पर? देखें, ये जो बात इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं लियारी की, तो वहाँ पे जो हालात रहे, उस हालात के पेश नज़र बिल्कुल वहाँ के लोगों मुतासिर हुए थे इन चीज़ों से।
पर अब तो जो है माशाल्लाह से वहाँ पे वो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, ये एक ज़रूर बात है कि उस वक्त में जब ये हालात ख़राब थे, उसमें अगर कुछ लोगों को इसमें नुकसान हुआ होगा तो उसमें ये नहीं कि हम इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते कि वो नहीं हुआ होगा, क्योंकि पूरे कराची शहर का यही हाल था कि जो एक भत्ते का एक निज़ाम चल रहा था या पर्ची सिस्टम चल रहा था, तो उससे लोग मुतासिर तो हुए और लोगों की जानें भी गईं। तो इस कराची शहर में जो कुछ होता रहा है उससे सब लोग वाकिफ़ हैं, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये चीज़ नहीं की। आज भी अगर आप या कोई भी शख्स ये बात करता हो कि पीपल्स पार्टी ने इस कराची शहर के लोगों को नुमाइंदगी दी, कभी इस चीज़ का तासुर भी नहीं दिया कि जो है कि या सिंध के लोग या कराची के लोग अलग हैं, कि पूरे सूबे सिंध को जो है वो एक ही नज़र से पीपल्स पार्टी देखती है। तो ये आज अगर इस शहर के जो रहने वाले हैं उनको इतने बड़े आरिफ पोस्टों पे जो आरिफ है 18 पीपल्स माह पार्टी ने ही उनको नॉमिनेट किया हुआ है। आरिफ 18 माह के दौरान 18 माह यानी कि 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा था। उसके बाद तमाम छोटे बड़े ताजिरों को बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, और इन्होंने बाकायदा पीपल्स पार्टी से ये कहते रहे कि जो लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें बिला सूद कर्जा फराहम किया जाए। रोडों पे तो लगाए जा रहे हैं पैसे, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, वहाँ भी पैसे लग रहे हैं। तो इन गरीब आवाम को पीपल्स पार्टी क्या रिलीफ दे रही है? बिला सूद अगर कर्जा दे देती तो आज ये मजदूर जो है ना पीपल्स पार्टी को शाबाशी देता। देखिए, पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसियाँ रही हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं है कि लोगों को जो है वो बिला सूद कर्जा नहीं दिया जाए। अगर लोग अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल उनको मिलता भी है, कि ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर एक बात ये कि आज जो कि महंगाई का जो तूफ़ान है, उस चीज़ को सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये तूफ़ान किसकी वजह से बरपा है। और आज अगर चीनी महंगी है, दाल महंगी है, पेट्रोल महंगा है, सब्ज़ी महंगी है, या दूध महंगा है, या जो इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ें अगर उनको अगर आप देखें तो तकरीबन जो है अगर कोई चीज़ 50 रुपए की थी तो वो आज 120 रुपए की है, 130 रुपए की उसकी कीमत पहुंची हुई है। अब चीनी की जहाँ तक की बात कर रहे थे, तो चीनी के स्कैंडल में कौन लोग मुलविस हैं? वही लोग हैं जो इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर आज आपने देखा होगा कि जुल्फ़ी बुखारी को और उनके साथ जो है सरवर जो हैं गुलाम सरवर साहब, उनको इतनी आसानी से जो है वो इतने बड़े स्कैंडल से निकाल दिया कि भाई ये बिल्कुल जो है ये सादिक और अमीन ये भी हैं। तो हम बात ये कि खड़े कहाँ हैं और किस हुकूमत की आरिफ जिसके आप बात कर कान रहे हैं पे कि पूरी महंगाई नहीं की के जो है इमरान खान की हुकूमत या मौजूदा हुकूमत जो है महंगाई की जिम्मेदार है। कमीशन कराची किनके अंडर में? सिंध हुकूमत की। दूध की कीमत है 96 रुपये और 126 रुपये 130 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी? सिंध हुकूमत की है ना। तो उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? चलो वो तो वफाक के चीनी दाल जो भी है, प्राइस कंट्रोल कमेटी जहाँ जो मुकर्रर की गई है वो क्या काम कर रही है? देखिए, वो अपना काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जुर्माने भी होते हैं, उनको सजाएं भी होती हैं। अब क्योंकि बात ये है जुर्माने कि तो होते हैं, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? देखिए, महंगाई का तो पूरा एक निज़ाम जो है आज पूरे मुल्क की जो हालत है महंगाई को लेकर, कि हमारे पिछले दौर में जो महंगाई थी या जो कीमतें थी और आज की महंगाई से उसको अगर आप कंपेयर करें तो वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आज जो कीमतें हैं और पिछले टाइम में जो कीमतें थी उसमें कितना फ़र्क था। अगर दूध फरोश या सब्ज़ी फरोश या चीनी फरोश अगर ये चीज़ें महंगे दामों बेच रहे हैं, तो वो भी ये रोना रो रहे होते हैं कि हमें पीछे से जो है महंगी मिल रही होती है। बात ये है कि ये तो सारा निज़ाम, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि पीछे से, तो पीछे से ही शुरू हुआ है। और पीछे जो लोग हैं वो भी आपके सामने, कोई तरीन कंपनी है तो कोई दूसरी कंपनी है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं ना। अच्छा शर्जील साहब बात मैं आपको एक बात बताऊँ, वो कहा जाता है, एक पश्तो कहावत है, काम करने वालों के लिए काम बहुत, बातें करने वालों के लिए बातें बहुत। 18वीं तरमीम के बाद आपके पास बहुत से इख्तियारात ऐसे हैं कि जो आप अपने सूबे में आप उसको मॉडल सूबा बना सकते थे। आपके पास 1200 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है और आपके सिंध के पास है। आप सिंध में दुनिया की जो तिजारत है 75 से 80% तिजारत समंदर के ऊपर होती है। 20% तिजारत में आपकी खुश्की और आपकी जो है एयरलाइन से होती है। 5% तिजारत आपकी हवाई
सफर होती। लेकिन आप इसका फ़ायदा ये नहीं उठा पा रहे कि आपकी इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। मैंने एक छोटी सी बात की कि लियारी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लियारी आपकी दिल की धड़कन है, लियारी पे आप नाज करते हैं, लियारी आप पे नाज करता था। आपके पास मेरे को ये सिर्फ इतना मैंने पूछा है, मुझे इसका जवाब आप गोलमोल दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 अल्फाज में बताएं कि आपके पास क्या पॉलिसी है उस इंडस्ट्रियल एरिया को उठाने की। मैं ये बताता चलूँ, वहाँ पे जितनी इंडस्ट्री थी वो जो लोग चलाते थे वो नाजमाबाद, लियाकताबाद, हैदरी से लोग आते थे, वहाँ इंडस्ट्री चलती थी, फिर वो अपने घर जाते थे। आज वहाँ प्लॉटों पे कब्जा हुआ है आज भी, और आज भी वो प्लॉट ऐसे ही पड़े हैं। आज क्या उस इंडस्ट्री को चालू करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म, क्योंकि वो इंडस्ट्री अगर चालू होगी तो लियारी के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं सिर्फ नहीं दिया कराची ने वोट, लियारी ने तो आपको दिया ही दिया ना। लियारी ने किस दिन आपको छोड़ा? आपने लियारी को क्या दिया? और आज आपके पास क्या आरिफ पीपल्स पार्टी ने देखिए, लियारी को क्या जहाँ दिया? तक लियारी की आप बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात की, और ना मैंने गोल की बात को, ना मैंने बात को रोल की। मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि देखिए, लियारी में जो हालात रहे और आज भी, अब तो अमन है ना। अब वो जिन लोगों की इंडस्ट्रियाँ थी वहाँ पे, जिनके कारोबार थे, वो आए कारोबार करें, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। अगर कुछ कोई लोग एक ऐसे इंडस्ट्री वहां पे नहीं चल रही। इंडस्ट्री के लिए आपको दाना डालना पड़ता है कबूतर को लाने के लिए। आपने क्या अपना मैकेनिज्म बनाया है? क्या आप ऐसे इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो इंडस्ट्री चले? क्योंकि जो बंदा कोरंगी और जो बंदा साइड चला गया वो क्यों आएगा लियारी? हमें कहा जा रहा है छोटे से ब्रेक के लिए, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और आरिफ साहब और गुफलानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आरिफ कुरैशी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और शजील गोपलानी साहब भी आज बड़े मूड में और बड़ा बरस रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, और आरिफ साहब जो हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। आरिफ ये बताइएगा कि नॉर्थ आज़ाबाद का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है, वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल सफाई सुथराई की क्या है और पीपल्स पार्टी वहाँ क्या काम कर रही है? देखिए, अभी रिसेंटली जो है वो अब्दुल्ला कॉलेज से नुसरत भुट्टो कॉलोनी तक का जो है वो एक नया, जो कि पहले बड़ा तबाहशुदा रोड था, वो रोड जो है वो माशाल्लाह से बनना शुरू हो गया है, और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, इसकी बहुत सारी इसी तरीके की जो है काम जो है पाइपलाइन में हैं इस वक्त, जो अनकरीब इंशाल्लाह शुरू होने वाले हैं और होंगे वो भी। अब बात ये कि एक सूरत हाल जो रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से, बिल्कुल हमें भी एक शिकायत थी वहाँ पे, जिस वक्त जो है नाज़मीन का टाइम था, तो उस वक्त भी ये इशू उठ रहे थे कि नाज़मीन जब मौजूद थे तो उस वक्त भी फंड मौजूद थे। बात ये कि करने की ज़रूरत है कि आरिफ आपने कहा कि नाज़मीन या यूसी चेयरमैन वगैरह मौजूद थे जी, तो उस वक्त तो फंड मौजूद इसलिए नहीं थे कि तमाम बल्दियाती इदारे जो है वो आपकी सिंध हुकूमत के पास, मुराद अली शाह साहब और वसीम जो मेयर कराची के साबिक वसीम अख्तर, तो चिल्लाते रहे कि मुझे फ़ंड नहीं मिला। तो फंड नहीं मिला तो अब फंड कहाँ से आ गया जो तरक्याती काम हो रहे हैं? देखें, बात यह है कि अगर वो ये बात कर रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे, तो मैं तो इस चीज़ को कभी नहीं मानूंगा कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे। उनके पास इख्तियारात भी मौजूद थे, बात ये थी कि करना नहीं था। और अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे, तो जिस आवाम से उन्होंने वोट लिए, जिस आवाम के मैंडेट से वो मुंतखब हुए, तो कम अज़ कम उस आवाम के खातिर वो उस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाते, वो छोड़ देते कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो जो है वो इख्तियारात है ही नहीं, या मैं जो है कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो वो छोड़ देते इस कुर्सी को। पर वो कुर्सी भी नहीं छोड़ी उन्होंने, वो 5 साल वो भी पूरे किए। अब जो है वो चीखे मार रहे हैं कि भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। आपके अगर आरिफ मेरी एक तरफ तो मैं अपनी बात पूरी कर लूँ कि इनके जो चेयरमैन थे, आप उनके पास जाते थे, आप उनसे कहते थे कि मुझे पानी का कनेक्शन करवा दें,
तो वो ये कहते थे मेरे पास इख्तियार नहीं है। और जब वो शख्स वाटर बोर्ड से अप्रूवल लेकर आया करता था चालान जमा कराकर, तो कहते थे कि भाई आप ये रोड क्यों तोड़ लें। मसलन आपको किसी का कनेक्शन करवाने के लिए तो इख्तियारात नहीं है, पर उसके कनेक्शन में रुकावट डालने के इख्तियारात हैं आपके पास। अच्छा आरिफ, आपने ये बात तो बड़ी अच्छी कही कि मेयर कराची के पास नहीं थे, अब तो इख्तियारात आपके पास हैं, पूरे शहर में पानी क्यों नहीं आ रहा? देखिए पानी के अभी तो रिसेंटली आपको भी पता होगा कि इतना बड़ा एक डैमेज लाइनें हुई थी वहाँ पर धाबे जी पर, कि तकरीबन 4-5 दिन से तो वहाँ प्रॉब्लम चल रही थी, उस पर काम चल रहा था। तो मेरे ख्याल से वो तो कंप्लीट हो गया। तो अब तो 4-5 पानी दिन की बात है ना, ये तो 4 दिन, पूरे 1 साल से पानी नहीं आ रहा। देखिए जो पानी का मसला इस वक्त सूबा भी वफाक से लड़ रहा है पानी की तकसीमी के ऊपर। ये भी आपके नॉलेज में होगा कि वफाक जो है पानी के मामले में भी जो है वो सिंध के साथ जो है वो एक सुतेलापन कर रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों में कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी चल रहा है मामला। सिंध गवर्नमेंट जो है वो सूबे वफाक से लड़ रही है इस बात पे कि भाई आप सिंध का पानी तो कम से कम पूरा दें। अच्छा शजीद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, माशाल्लाह आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, कारोबारी आदमी भी। आपने पाकिस्तान के अलावा बाहर कौन कौन से ममालिक का आपने सफ़र किया है? देखिए मैं तो खैर इतना बाहर ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, तो सिर्फ मैं हज पे गया था और हज करके आया हूँ, बाकी तो किसी मुल्क में नहीं गया हूँ। नहीं गए? अच्छा चले, मैं आपको एक कहता जाता हूँ, बताता चलूँ, मैं अफ्रीका के कम से कम 7 से 8 मुल्क में गया हूँ। मडागास्कर गया हूँ, मलावी गया हूँ, नाइजीरिया हाँ, गया मतलब हूँ, मुख्तलिफ ठीक है? ममालिक में आपने गए। मैं सिर्फ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, सबसे नीचे का कंट्री। मैंने अफ्रीका के किसी मुल्क में पानी का टैंकर चलते हुए नहीं देखा। पानी का टैंकर, पानी की सप्लाई मैंने अफ्रीका के किसी मुल्क में नहीं देखी, जो मैंने सिर्फ कराची में देखी। मेरे को ये पता है, हमें शर्म आती है या नहीं आती कि इस शहर का पानी, जब आप जो है पेट्रोल आपका ज़ाया होता है, डीजल आपका ज़ाया होता है, बच्चे आपके मोटरसाइकिल पे कितने एक्सीडेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट टैंकर और डंपर के नीचे आके होते हैं मोटरसाइकिल के, हमारे शहर के पास रहने वालों के। लेकिन हम जो है पानी लाइन से नहीं देंगे, हम हाइड्रेंट से देंगे। अच्छा आरिफ, ये तो शजीद साहब बात कर रहे थे कि चलो अफ्रीका के अंदर पानी का टैंक नहीं देखा। बात करते हैं कि यहाँ से कराची से खुसूसी तौर पर पानी ना होने की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज जो बड़े सनतकार हैं वो शहर छोड़ के दूसरे सूबे में जा रहे हैं अपना कारोबार करने के लिए। अगर वो चले गए तो यहाँ बेरोज़गारी का आलम नहीं होगा? देखें ये चीज़ तो है, क्यों नहीं होगा। अगर वो जाते हैं तो बिल्कुल ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है। पर बात ये है कि देखें जिस तरीके से कराची शहर की आबादी है, ये इशूज़ हम भी देख रहे हैं कि कराची शहर में आज से 10 साल 15 साल या 20 साल पहले तक इतने इशूज़ पानी को लेकर नहीं थे इस शहर के अंदर। जिस तरीके से शहर की आबादी जो है बड़ी है, वो भी तो ढकी छुपी नहीं है, और उसके लिए भी देखिए सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। इंशाल्लाह इसमें वक्त तो लगेगा, पर ये काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और रही बात देखिए कराची शहर को, कि कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मंसूबे शुरू किए या जो काम किए, देखिए वो ढके छुपे नहीं। अगर आप बिल्कुल ये बात करें कि देखें कि कराची के लिए पीपल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया, तो मैं आपको देखें ये गिनवा दूँ, अगर आप समझते हो कि आज ये आप शारा फैसल को ले लें, आप यूनिवर्सिटी रोड को ले लें, आप पंजाब चौरंगी को ले लें कि वहाँ जो अंडरपास बने या फ्लाईओवर बने, आप इसी तरीके से डिग रोड को ले लें जो कि हमारे एयरपोर्ट का जो रोड है उसके ऊपर जो ब्रिज बनना शुरू हुए हैं, मलिर 15 पे मलिर हाट पर ब्रिज बने, ठीक है ना। इसी एतबार से कि ये भी काम कराची में ही हुए हैं। और अगर हम नाज़माबाद या सेंट्रल की तरफ आते हैं तो गोलीमार चौरंगी का अंडरपास भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया, और कभी ये तासुर पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया कि अगर यहाँ के लोगों ने वोट नहीं भी दिया पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी ने ये चीज़ें नहीं की कि हम यहाँ काम ना कराएं। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि जब यहाँ के लोग, जो दीगर लोग यहाँ से मुंतखब हुए हैं, कि वो क्या हुकूमतों का हिस्सा नहीं रहे, उन्होंने इस शहर के लिए क्या कुछ किया, या वो हुकूमत के साथ रहे, हुकूमत से उन्होंने क्यों इन सारी चीज़ों की डिमांड नहीं की। और हम अगर सिंध की आप बात करते हैं तो सिंध में आज, सिंध के अंदर पाकिस्तान का वाहिद सूबा सिंध है जिसके अंदर आज वो हॉस्पिटल बना हुआ है कि जिसके इलाज के लिए, जिगर की पेबनकारी के लिए लोग इंडिया जाया करते थे या कनाडा या अमेरिका जाया करते थे। आज गम्बट में वो हॉस्पिटल आपको सिंध गवर्नमेंट ने दिया। आप ये कोई छोटा काम है? ये जो लोग इंडिया जाके करवा रहे थे, जिनके मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि हम इंडिया जाके ये इलाज करवा सकें, तो ये
आपके सिंध में, आपके सूबे में ही ये हॉस्पिटल जो बना है। अच्छा, और शशि भाई बस्तियां बनाई हैं, फिर यहाँ पे दीगर देखिए काम ये नहीं है कि काम नहीं करवा रहे। आप चले जाएं, आप वेस्ट में चले जाएं, वेस्ट में बेताशा काम जो है वो पीपल्स पार्टी ने करवाए हो रहे हैं, वहाँ पे साउथ में हो रहे हैं। आपके जो है कोरंगी में आप देख लें, कोरंगी में जिस तरीके से तरक्याती काम अच्छा हो रहे हैं, आरिफ, आपने ठीक है तरक्याती ईस्ट कामों में की हो बात रहे की, आपने तरक्याती कामों की बात की। आपका ताल्लुक है तामीरात से, आप तामीराती काम करते हैं, आप तामीरात से आपका ये बताएं कि तामीरात का जो काम है उसमें आपकी जो इंडस्ट्रीज है उसको कितना नुकसान पहुंचा और देखिए, कितने लोग बेरोजगार हुए मैं कोरोना के अंदर? आपको अगर नुकसान की बात बताऊं तो बिल्कुल ऐसी है, ऐसी बात हुई है। आज मैं जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूं, तो आप बिलीव करें कि मैं आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो सरिया, जो स्टील में 70-71 हज़ार रुपये टन लिया करता था, मैं वो आज 1,45,44,000 रुपये टन ले रहा हूँ। ठीक है, प्लॉट आसमानों को छू रहे हैं। ठीक है, मजदूरी अपनी जगह, हर मटेरियल महंगा हुआ है, हर मटेरियल महंगा हुआ है, और लोगों की ताकत ही नहीं है कि लोग वो खरीद सकें। तो इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई के जिम्मेदार ये है ना खान साहब, नया पाकिस्तान है ना, और कौन है? अगर आप ये कह दें कि ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है, तो जो ये तो शशि भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कुछ आरिफ पे जवाब दो। चीजें तो बकवास से शुरू होती है। बात ये है कि ये हमारे भाई जो है, मटेरियल तो ये बड़ा, प्लाट असल की में कीमत क्यों सबको बढ़ी जो है है? वो प्लाट की कीमत क्यों बढ़ी है? हाँ, प्लाट की कीमत चले, आप बताइए। मैं आप बताता हूँ, जो आपकी ब्लैक मनी है वो प्लाट में जाती है, करप्शन आपकी बढ़ चुकी है, ये अंडरस्टूड बात है। प्लाट की कीमत बढ़ने का जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जमीन के अंदर पैसा चला जाता है आपका ब्लैक मनी का, तो इस वजह से आपकी प्लाट की कीमत बढ़ी हुई है। सीधी सी बात है, अगर करप्शन आपकी कम होती तभी प्लाट भी की कीमत भी कम होती। करप्शन का लेवल इस वक्त आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आप फिगर देख लें कि सिंध का और कराची में आपका करप्शन कितना। अच्छा शशि साहब, ये तो आपकी बात कर रहे हैं, IMF की बात कर लेते हैं, या हुकूमत जो है आपकी APCCI आज बात कर रही है बजट से पहले कि हमने कुछ तजावीज़ हुकूमत को बजट के हवाले से दी थी और उसे नहीं माना गया, और जब बजट आया तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। आज APCCI को क्या हो गया? मैं आप ही के यहाँ प्रोग्राम में बैठा हुआ था और मैंने एक बात ये की थी कि अभी बजट के बारे में कोई बात ऐसी कर नहीं सकते। इन्होंने जो रिलीफ दिया है, रिलीफ इन्होंने कहीं भी नहीं किया। आपको पता है जो FBI ने नोटिस इशू किए, फिर हमने वही बात की कि ये जो टैक्स पेयर्स हैं उनको नोटिस इशू करेंगे, ये उनको इशू नहीं करेंगे जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं। 1.5 करोड़ लोगों का जो आपके शौकत तरीन साहब असेंबली में खड़े होकर बोल रहे थे वहाँ पर डेटा आ गया है, जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं हम उनको पकड़ेंगे। उनमें से कितने लोगों को नोटिस सर्व किया? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त कराची में 500 से ज़्यादा ताजिरों को जो कि टैक्स पेयर्स हैं FBI ने नोटिस सर्व कर दिए हैं। FPCCI बिल्कुल सही कह रही है। एनोमली कमेटी की मीटिंग से पहले उन्होंने अपना बजट फाइनल कर लिया था। एनोमली कमेटी की पहले मीटिंग होती है, उसमें हमारी तजावीज़ ली जाती है, उसमें जो हमारे ग्रीवेंसेज होती हैं उनको दूर किया जाता है, फिर बजट पास होता है। इस दफ़ा एनोमली कमेटी का जो हेड था उसका ताजिर से, तिजारत से, सनत से कोई वास्ता ही नहीं था। तो फिर APCCI उस टाइम तो सारे ताजिर बोल रहे थे कि बजट बड़ा ज़बरदस्त आया, अब क्यों कह रहे हैं बजट? इन्होंने वर्किंग ही नहीं की ना। FPCCI अपने ड्राइंग रूम से निकल के रोड पे जाए तो पता चले कि क्या हुआ है। सबसे बड़ा मसला यही हुआ है इस दफ़ा कि बैंकर ने आपका, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आपके IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने आपका बजट बनाया। आरिफ, चलते चलते आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, देखिए मैं ये भाई बैठे हैं, तो ये मैं समझता हूँ मेरे सवाल का या अपने सवाल का भी जवाब भी ये खुद ही दे रहे हैं, और सवाल भी ये कर रहे हैं और जवाब भी यही दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त वफाक ने जो है हकीकतन जो है वो ताजिरों के लिए जो पॉलिसी बनानी चाहिए थी वो पॉलिसी नहीं बनाई, और ताजिर खुद बटे हुए हैं। मसलन वो एक जगह खुद नहीं है कि अगर वो एक जगह खड़े होकर ये बात करें कि वफाक ने जो इस वक्त ताजिरों के साथ जो नाइंसाफ़ी की है, जो ज़्यादती की है, तो वो अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और दोनों मेहमान यानी कि आरिफ कुरैशी साहब और शर्जील गोपलानी साहब, तो दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कहना था कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में तरक्की होगी। शर्जील साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ताजिरों का ख्याल करें और जो SOPs का मसला उस पर छूट दी जाए, और जो बार बार कारोबार और लॉकडाउन लगाया जा रहा है जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है, तो खुसूसन ताजिरों के साथ हाथ में हाथ डाल के चले। मार्केट मसाइल से आपके मेज़बान के रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।